और अब अगला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना था या फिर अगला जो डिजीज है ये था रैबीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। रैबीज ये बीमारी होती है ड्यू टू द बाइट ऑफ रैबिड एनिमल्स। जब ऐसे जानवर आपको काट ले जिनको खुद रैबीज हो, तो ऐसे जानवरों को कहा जाता है रैबिड एनिमल्स। और हो सकता है ये जानवर जो रैबिड जानवर हैं, ये कुत्ता भी हो सकता है, कोई बंदर भी हो सकता है, कोई बिल्ली भी हो सकती है। तो caused by the bite of rabid animals, monkeys, cats, rabbits, खरगोश के काटने से भी रेबीज हो सकता है। ये फेटल डिजीज है। फेटल का मतलब इससे जान भी जा सकती है। और इट इज कॉज्ड बाय रैबीज वायरस, और जिसको हम एक और टर्म दिया जाता है लाइसा वायरस। और ये लाइसा वायरस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन द सलाइवा ऑफ एनिमल। जानवर के सलाइवा में होता है। तो ये जब काटता है कोई भी जानवर, रैबिड जानवर, तो उसके सलाइवा से ये ह्यूमंस में आ जाता है। और इस बीमारी के सिम्टम्स जो हैं, ये सिम्टम्स अचानक से नहीं दिखते हैं। ये कम से कम 1 से 3 महीने का टाइम लेते हैं इस बीमारी के सिम्टम्स दिखने में। और ये जो लॉन्ग पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन है, लॉन्ग पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि वो वक्त जिस टाइम में ये वायरसेस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद को बढ़ा रहे हैं, अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, जब तक कि इनका कोई इफेक्ट ना दिखना शुरू हो जाए। तो ये इंक्यूबेशन इस चीज को कहते हैं कि ये बढ़ते जा रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। और ये जो लॉन्ग पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन है, इसी वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि रैबीज के जानवर ने आपको अगर काटा है तो वैक्सीनेशन काफी हेल्प कर देता है। अब अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स ऑफ रैबीज, तो शुरुआत होती है सीवियर हेडेक से। बहुत तेज सर दर्द होता है, काफी बुखार आना शुरू होता है, भूख बिल्कुल कम हो जाती है, शरीर थका थका रहता है, वॉमिटिंग भी होती है, डायरिया भी होता है। और एक खास सिम्टम में ये है, कोई भी चीज निगलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। गले की जितनी भी लाइनिंग्स हैं, सब इस तरीके से इन्फ्लेमेशन यहाँ पे हो जाता है कि बहुत ज्यादा चोकिंग फीलिंग आती है। तो सिम्टम्स में हम ये भी कह सकते हैं कि ये चोकिंग फीलिंग, और जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन स्वलोइंग, और खाना खाने की तो बात छोड़िए, पानी पीना दुश्वार हो जाता है। और आगे के टाइम में जब ये थोड़ा सा और ज्यादा ये दिक्कत बढ़ती है, तो आगे फिर हो जाता है हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी से डर लगने लगेगा। और पानी से डर मतलब पानी पीना दुश्वार हो जाएगा कि गर्दन के नीचे, मतलब गले से कुछ जा नहीं रहा है। फिर यही चीज आगे जाती है हाइड्रोफोबिया की तरफ, कि पानी से डरने लगता है जो भी पेशेंट होता है। और अगर ये सही टाइम पे रेबीज का ना पता चले, और ये वाली जब तक स्टेज आ गई अगर, तो तब तक ये समझ लीजिए डेथ तय है, और बहुत बुरी डेथ होती है, मरता है। और ऑब्वियसली पानी पीना ही जब छोड़ देगा आदमी, पानी ही नहीं पी पाएगा, तो फिर क्या ही बात है। इसके बाद अब देखते हैं प्रिवेंशंस। तो प्रिवेंशन में एक सब तो ये चीजें हो गई कि जो ऐसे मतलब जो जानवर हैं जो खुला घूम रहे हैं, स्ट्रे एनिमल्स जिनसे कहते हैं, इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। वाइल्ड एनिमल्स से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। और अगर आपने कोई जानवर पाल रखा है तो फिर उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। ये सब चीजें हैं। एंड अगर हम कंट्रोल देखें, और अगर कोई जानवर आपको काट ले, तो पहली चीज तो है क्लीनिंग द वुंड, कि आप अपने घाव को साफ करें, कार्बोलिक सोप, और फिर उसके बाद इसमें कोई एंटीसेप्टिक लगाएं।
कोई भी जानवर काट ले तो उसको इस तरीके से साफ करें, एंटीसेप्टिक लगाएं, और उसके बाद आपको ये एंटी रैबीज वैक्सीन दिया जाएगा। ये हर जगह मिलते हैं एंटी रैबीज वैक्सीन, और इस चीज को कहा जाता है पास्चर्स ट्रीटमेंट। और पहले के टाइम में तो 14 वैक्सीन्स लगती थी, आज के टाइम में सिर्फ 5 वैक्सीन्स लगती हैं। और ये 5 वैक्सीन्स इन द इंटरवल कुछ टाइम में लगती हैं, जैसे कि जिस दिन आपको जानवर ने काटा है उस दिन एक वैक्सीन लगेगी, अगली वैक्सीन 3 दिन बाद लगेगी। तो ये हो गया रैबीज। अब अगला जो डिजीज डिस्कस करते हैं ये है एड्स। तो एड्स, सबसे पहले तो इस डिजीज का फुल फॉर्म देखते हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इम्यून सिस्टम जब खत्म हो जाएगा तो हमारी जो ताकत है रोगों से लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाएगी, जिसके चलते फिर कोई भी बीमारी जो नॉर्मली नहीं होती वो बीमारी बड़े आराम से हो जाती है, और जो नॉर्मल तौर पे बीमारियां सही भी हो जाती हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम इतना कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता है तो नॉर्मल बीमारी भी बहुत ज्यादा बुरा असर करती है। और जिस आदमी को एड्स होता है वो आदमी बहुत जल्दी उसकी डेथ होती है, और उसका रीजन बस यही होता है कि कोई भी छुटपुट बीमारी लग गई तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो एड्स अगर किसी को होता है तो वो एड्स बीमारी से नहीं मरता है, वो नॉर्मल किसी बीमारी से मर जाता है। तो ये दिक्कत होती है एड्स में। और ये एड्स होता है HIV वायरस की वजह से। और HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये ऑब्वियस सी बात है रिड्यूसेस द इम्यूनिटी, क्योंकि ये ऐसे जो हमारे ब्लड सेल्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, इन सेल्स को खत्म कर देता है। और की वजह से जो पेशेंट्स डाई फ्रॉम सेकेंडरी इलनेस या सेकेंडरी इन्फेक्शंस। ये सेकेंडरी इन्फेक्शंस इन्हीं चीजों को कहा जा रहा है कि छोटी मोटी बीमारियां या छोटी मोटी दिक्कतें जिससे एक आम आदमी जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो लड़ लेता, लेकिन ये नहीं लड़ पाए, तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस की वजह से डेथ होती है एड्स पेशेंट की। अब आते हैं ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो एक सवाल जैसे आए, ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी होती कहाँ है? तो इम्यूनिटी ह्यूमन बॉडी में होती है हमारे ब्लड सेल्स में, और खास तौर पे ये तो खैर वायरस बताया गया है, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स भी कई तरह के होते हैं। इनका काम होता है कि कोई भी अगर वायरस आया या कोई भी बैक्टीरिया आया तो इनको खत्म करना। तो वो एक तरीके से कह लीजिए कि जैसे आर्मी पर्सन्स होते हैं, देश के लेवल पे आप कल्पना करें तो जैसे आर्मी पर्सन्स होते हैं, पुलिस पर्सन्स होते हैं, तो कोई भी टेररिस्ट आता है या कोई भी क्रिमिनल हो तो फिर वो जिस तरीके से कॉम्बैट होता है, तो मोर और लेस बॉडी का भी वही सिस्टम है। कोई बैक्टीरिया आता है तो सारे व्हाइट ब्लड सेल्स उस पर अटैक करते हैं मिल के। वो पूरा एक स्ट्रैटेजी होता है कि अब डिपेंड करता है कि सामने कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है। लेकिन ये HIV की वजह से ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं, ये खत्म हो जाते हैं। तो हमारे इम्यूनिटी हमारे ब्लड से आती है, और ब्लड में भी व्हाइट ब्लड सेल्स में से भी न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ऐसे 4-5 तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। HIV वायरस होता है, HIV बैक्टीरिया नहीं होता है। और ये HIV कुछ इस तरीके का दिखता है, HIV वायरस। और वायरसेस बहुत तेजी से मतलब खुद को रेप्लिकेट। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं HIV या एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो एड्स इस
तरीके से होता है कि यूज ऑफ नॉन स्टेराइल सिरिंजेस। नॉन स्टेराइल, स्टेराइल जाता है किसी चीज को आपने मतलब बैक्टीरिया से साफ, मतलब बैक्टीरिया और इन सब चीजों के लिए बिल्कुल साफ कर दिया। जैसे एक एग्जांपल, आप सिरिंजेस हैं जैसे, तो सिरिंजेस को एक स्टरलाइजेशन सॉल्यूशन होता है, उसमें डाल दिया जाता है, तो अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह हुआ सिरिंज में, बैक्टीरिया वायरस, वो मर जाएगा। या तो फिर बॉइलिंग वाटर में से भी ये बैक्टीरिया वायरस मर जाया करते हैं। तो इसी चीज करना, तो यूज ऑफ नॉन स्टेराइल सिरिंजेस एंड टूल्स, यानी कि आपने किसी एक आदमी को कोई सिरिंज लगा दी, वही सिरिंज कोई और आदमी यूज कर रहा है, तो इसके बॉडी से उसके बॉडी पे चीजें जा सकती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी, मदर को अगर एचआईवी है तो इसकी वजह से जो बेबी होगा, बेबी को भी एचआईवी चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी आदमी को अगर एचआईवी था और उसका ब्लड चढ़ा दिया जाए किसी दूसरे आदमी को, तो उसको भी एचआईवी हो जाएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एचआईवी इन्फेक्टेड जो भी और ये पर्सन होगा, तो उसके बॉडी से कोई ऑर्गन भी अगर ट्रांसप्लांट करते हो तो भी एचआईवी हो जाएगा। एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, किसी आदमी को एचआईवी है तो उसके साथ जिन भी लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप होगा उन लोगों को भी एचआईवी हो जाएगा। तो अनप्रोटेक्टेड का मतलब कि आपने कॉन्डोम्स का यूज नहीं किया है, कि डायरेक्टली बॉडी जो जिसको एचआईवी का पेशेंट है और जो उसके साथ फिजिकल रिलेशन रख रहा है, दोनों एग्जैक्टली उनका बॉडी के फ्लूइड्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो एचआईवी इस तरीके से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी है। और एचआईवी इज नॉट ट्रांसमिटेड, तो खाना या बर्तन शेयर करने से एचआईवी ट्रांसमिट नहीं होता, ये मच्छरों के काटने से या किसिंग करने से या कपड़ों से या सेम टॉयलेट यूज करने से, इस तरीके से एचआईवी नहीं फैलता है। एचआईवी डायरेक्ट जब ब्लड या फिर कुछ इस तरीके से कुछ होता है तब फैलता है। अब आते हैं सिम्टम्स ऑफ एचआईवी में। तो तेज फीवर आता है, ठंडी लगती है, सर दर्द होता है, रात में पसीना आता है, गले में खराश रहती है और सारे मसल्स एंड जॉइंट्स दर्द करने लग जाते हैं, थकान रहती है। स्वोल्डन लिम्फ नोड्स मेनली ऑन द नेक, नेक के गर्द मतलब हिस्से में जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये स्वेल कर जाते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा वो सूजा सूजा लगता है, मुंह में छाले निकल आते हैं, माउथ अल्सर्स। तो ये सब हो गए सिम्टम्स ऑफ एक्यूट एचआईवी। इसके अलावा अगर हम कहें तो वेट लॉस भी होता है। जो भी पेशेंट होता है उसका वजन काफी तेजी से घटने लगता है और आगे के टाइम में डैमेज टू ब्रेन, एचआईवी की वजह से ब्रेन डैमेज काफी होता है। तो जब एचआईवी का स्टेज थोड़ा सा आगे चला जाता है तो इसकी वजह से लॉस ऑफ मेमोरी होता है, आदमी की याददाश्त पे असर पड़ने लगता है, डिसीजन मेकिंग में असर पड़ने लगता है, साफ सही से सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है, क्लियर थिंकिंग एंड एबिलिटी टू स्पीक, बोलचाल करने तक में दिक्कत होने लग जाती है जब एचआईवी बढ़ जाता है। तो प्रिवेंशन कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपको एचआईवी या एड्स ना हो? तो पहली चीज, सेक्स विदाउट अ कॉन्डोम नहीं होना चाहिए। मतलब इन द सेंस, पहली चीज तो ये कि जो भी एचआईवी मेनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है मेन तौर पे, तो कभी भी जिन लोगों को आप जानते नहीं है तो उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर इनकेस फिजिकल कांटेक्ट होता है तो कॉन्डोम्स का यूज जरूर करना है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, शेयरिंग इंजेक्शन इक्विपमेंट्स, इंजेक्शन ब्लड किसी भी सेंस में, अगर आप ब्लड किसी से मतलब ये ले रहे हैं तो तब भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ब्लड दे रहा है उसको एचआईवी ना हो। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंजेक्शन से भी होता है, तो कभी भी इंजेक्शंस लगवाएं तो वो नई सिरिंज इस्तेमाल हो, पहली बात। और दूसरी बात, अब ये चीज यहां से भी आती है कि जैसे आप कभी बाल कटवाने जाएं तो हेयर सैलून्स में जो ब्लेड यूज करते हैं, तो नया ब्लेड का इस्तेमाल करें हर बार जब भी बाल काटते टाइम, तो ये भी ध्यान रखना है। और अगर इनकेस मदर को एचआईवी है
तो खैर आज के टाइम में तो हर जगह टेस्ट होते हैं कि HIV है कि नहीं, और बिना HIV टेस्ट के आज के टाइम में डिलीवरी या प्रेगनेंसी में सीधा पहले HIV टेस्ट होता ही होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और HIV में प्रिवेंशन के सेंस में पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट एड्स ट्रांसमिशन। लोगों को एड्स की जानकारी होनी चाहिए, तो बेहतर तौर पे वो इन सब चीजों का ध्यान रख पाएंगे। डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड नीडल्स का यूज करना चाहिए कि सिरिंजेस यूज करके डिस्पोज आप कर दो। डिस्पोज यानी कि आप उसे वेस्ट डस्टबिन में डाल दें, डिस्पोज कर दें, दोबारा यूज नहीं करें उस सिरिंज को। और जिनको एड्स है वो ब्लड डोनेट ना करें। और ये वाली जो चीज आती है शेयरिंग इंजेक्शन इक्विपमेंट्स, इसमें एक चीज आती है जो लोग ड्रग्स लेते हैं। तो ड्रग्स इनफैक्ट वो नशे वाले ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो कई बार ऐसे ड्रग्स की इंजेक्शंस का यूज करके लिए जाते हैं। अब क्योंकि ये हॉस्पिटल्स वगैरह है कि एक सिरिंज यूज करके फेंक दी जाए, वो कि दोबारा यूज नहीं होनी चाहिए सिरिंज। लेकिन जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो एक ही सिरिंज से कई सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, कि वो एक सिरिंज से किसी ने ड्रग्स लिया, फिर वही सिरिंज कोई दूसरा यूज कर रहा है, वही सिरिंज फिर कोई तीसरा यूज कर रहा है। तो ये चीज से बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो पहली चीज तो ये कि ड्रग्स वैसे तो लेना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि कहा गया है कि कोई अगर ड्रग एडिक्ट है कि उसे ड्रग लेना ही लेना है, वो ड्रग एडिक्ट इसी चीज को कहते हैं। तो ऐसे केस में तो ड्रग्स एडिक्ट के केस में स्टरलाइजेशन करना चाहिए नीडल्स का। या तो फिर नया सिरिंज आप खरीदिए, और या तो फिर अगर आप किसी यूज्ड सिरिंज को यूज कर रहे हैं तो उसको पहले स्टरलाइज कर लीजिए, खौलते पानी में उसको डाल दीजिए, या तो फिर जो स्टरलाइजिंग सॉल्यूशंस आते हैं उसमें डाल दीजिए थोड़े टाइम के लिए। तो और कॉमन रेजर बार्बर शॉप में यूज नहीं करना है। और ये एड्स हेरिडिटी डिजीज नहीं है, ये मदर से बेबी को पास हो जाएगा, लेकिन ये कोई हेरिडिटी डिजीज नहीं है। अब इस सेंस में हेरिडिटी डिजीज का मतलब कि वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आना ही आना है। कि जैसे फादर को गंजापन है तो बच्चे को भी गंजापन हो जा रहा है। अगर फादर को या ग्रैंडफादर को डायबिटीज थी, फादर को भी डायबिटीज थी, तो बच्चे को काफी चांस बढ़ जाता है कि वो भी डायबिटीज हो गई। तो ये सब चीजें हेरिडिटी में आ जाती हैं। कई सारी और बीमारियां हैं जो हेरिडिटी में आती हैं। एड्स हेरिडिटी में नहीं आता, लेकिन ये वाली जो बात है कि मदर से चला जाएगा बेबी को, इसका रीजन ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम में कई बार ऐसा होता है कि मदर और बेबी का ब्लड कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आ जाता है एट टाइम्स। और बेबी जो है उसका वेस्ट मटेरियल, उसका फूड न्यूट्रिशन सब मदर से ही आना है। तो अगर मदर को है तो ये चांस बढ़ जाता है कि बेबी को भी हो जाएगा। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि हेरिडिटी। एक सवाल है कि HIV में ह्यूमन बीमारियों में ही जीता है क्या? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी को HIV हो गया तो उसको बीमारियां हमेशा लगी रहेंगी। ये है कि अगर किसी को HIV हो गया और वो चाहता है कि वो एक लंबी उम्र जिए और हेल्दी रहे, तो उसे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने खाने पीने का, अपने लाइफस्टाइल का, अपने हर चीज का उसे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको कोई बीमारी ना हो। क्योंकि अगर कोई भी बीमारी हो गई तो वो बीमारी अगर किसी हेल्दी आदमी को होती और वो हेल्दी आदमी 4-6 दिन में सही हो जाता है, वो बीमारी एड्स के आदमी को हो जाए तो बहुत ही ज्यादा नुकसान करेगी। तो नॉर्मल बीमारियों से एड्स के मरीज मर जाते हैं। तो ये चीज है कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे वैसे कई सारे HIV के कई सारे मरीज हैं जो कि ठीक ठाक उम्र जी लेते हैं, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा आपको केयर करनी पड़ेगी और अपने बॉडी को हेल्दी बना के रखना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर सेंस। ठीक है, तो अब अगला बीमारी है पोलियो। पोलियो जो है ये डिजीज है नर्वस सिस्टम का। इट इज अ डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम और ये होता है बाय पोलियो वायरस। वायरस जो है पोलियो वायरस ये आता है फ्रॉम फूड एंड वाटर, खाने या पानी की से ये एंटर करेगा और ये जाएगा पहले इंटेस्टाइन्स में, और इंटेस्टाइन्स से ये जाता है ब्लड में
और फिर ये जाता है ब्रेन में, ब्रेन एंड सेंट्रल नर्व, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो सिस्टम है, और यहां पे ये वायरस डिस्ट्रॉय कर देता है मोटर नर्व सेल्स। अब ये मोटर नर्व सेल्स का क्या मतलब इस सेंस में, तो हमारे रिएक्ट कर पाए चीजों के लिए, तो इसके लिए हमारा बॉडी में नर्वस सिस्टम है। तो एक टाइप के नर्व सेल्स होते हैं जिनको हम सेंसरी नर्व सेल्स कहते हैं, कि मान लीजिए कि हम कोई रिस्क की चीज देखें, अगर हम कोई डेंजर की चीज देखते हैं तो हमारे सेंसेस हमारे ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचाते हैं कि हमने कोई डेंजरस चीज देखी है, और हमारा ब्रेन फिर हमारे मसल्स को मैसेज भेजता है कि भागो यहां से। तो ब्रेन, अब जैसे कि मान लीजिए इसी चीज का एक और एग्जांपल देते हैं, हमारे हाथ में अगर कोई करंट टच कर जाए तो पहले सेंसरी न्यूरॉन्स वो मैसेज भेजेंगे ब्रेन को कि हाथ में करंट लगा है, ब्रेन को नहीं, इनफैक्ट स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, और वहीं से ये एक मोटर नर्व सेल्स से सिग्नल चला जाएगा कि हाथ यहां से हटाओ, तो हमारे हाथ में करंट लगते ही झट से हाथ हट जाता है। तो ये जो एक्शन होता है ये मोटर नर्व सेल्स की वजह से होता है। मोटर सेल्स यानी कि जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल को मसल्स तक लेके जाते हैं, या फिर ऑर्डर्स को मसल्स तक लेके जाते हैं कि मसल्स ऐसे काम कर सकें। तो ये पोलियो वायरस इन मोटर नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक तरीके का पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस का मतलब कि आप चाह रहे हो अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाना, लेकिन आपके बॉडी पार्ट्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो रास्ता था, जिस रास्ते से आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाता था आपके पैरों में, आपके हाथों में, कहीं पे भी, वो नर्व सेल्स ही अब काम नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से हो जाता है पैरालिसिस, और ये पैरालिसिस होता है मोस्टली ऑफ लेग्स। तो ये आप जैसे देख रहे हैं कि पोलियो आपने कभी देखा भी होगा शायद कभी, कि इस तरीके से पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पैर चल नहीं पाते हैं, तो इस चीज को कहा जाता है पोलियो। अब अगर हम इसका सिम्टम्स देखें, कुछ सिम्टम्स ऑफ पोलियो, तो गले में खराश रहेगी, काफी नौजिया यानी कि उल्टी वाली फीलिंग होगी, खूब बुखार आएगा, सर दर्द होगा, खूब थकावट रहेगी, पेट में दर्द होगा, और बाद में जब पैरालिसिस का स्ट्रोक के जैसा पड़ेगा तो फिर ये चीज होता है कि फिर पैर नहीं हिलेंगे, और जब पैर नहीं हिलेंगे तो मजबूरन फिर आपको बैसाखी लेके चलना पड़ेगा या व्हील चेयर लेके चलना पड़ेगा। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि मोटर सेल्स पूरी बॉडी में होते हैं, तो हाँ, पूरी बॉडी में मोटर सेल्स होते हैं। और मोटर सेल्स क्या मतलब, इनफैक्ट जो नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, जिनको हम नसें कहते हैं, ये नसें हैं जो सिग्नल लेके जाती हैं पूरे बॉडी में कि हमारे बॉडी मूव कर पाए। और इसी तरीके से पूरे बॉडी की में कुछ नसें होती हैं जो सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाती हैं, और बाकी नसें ब्रेन से बॉडी तक। तो पूरे बॉडी में ये पूरे सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स, दोनों तरह के नर्व्स एंड ये नर्व सेल्स पूरे बॉडी में है। तो ये चीज होता है। और प्रिवेंशन ऑफ पोलियो अगर हम देखें तो पहली चीज तो है कि कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए, और एक्सरसाइज करना चाहिए। पैरों का जब स्टार्टिंग पता चल जाए कि पोलियो है तो पैरों का एक्सरसाइज करना चाहिए कि पैरालिसिस हावी ना हो पैरों में, और मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन होना चाहिए, और जिससे कि पोलियो फैले नहीं। और पोलियो के सेंस में इसके ड्रॉप्स भी आते हैं, पोलियो ड्रॉप्स, एंड पोलियो की वैक्सीन भी आती है कि अगर ये पहले से ही लग जाए तो पोलियो होता नहीं है फिर। तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन पूरे देश भर में जैसे दिया गया है, हमारे देश में दिया जाता रहा है, पोलियो हमारे देश से करीब करीब खत्म हो चुका है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसमें 3 ड्रॉप पोलियो ड्रॉप्स ये दी जाती हैं छोटे बच्चों को, पहले 1.5 महीने में, फिर 2.5 महीने में, फिर 3.5 महीने में, और फिर 1.5 साल की एज में एक बूस्टर डोज दिया जाता है पोलियो का। तो यही चीज है कि पोलियो का
सबसे बेस्ट प्रिवेंशन तो यही है कि आप पहले से ही जैसे ही बच्चा पैदा हो उसी टाइम पे आप पोलियो वैक्सीन या पोलियो ड्रॉप्स इसको पिलाएं, तो इसकी वजह से पोलियो नहीं होता है। और पोलियो का भी वही चीज है कि पोलियो हो जाता है तो स्टार्टिंग में नहीं पता चलता है, जब वो अटैक पड़ने लगेगा आपको तब पता चलेगा। पोलियो अगर हो जाए तो क्या ठीक हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में आपको पता चला है। और जब ये पैरालिसिस वाले स्टेज आ जाता है तो फिर नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि ये वो वाली बात होती है कि हमारा जो मोटर जो नसें होती हैं, नसों में अगर एक बार वो सेल्स डैमेज हो गए तो वो सेल्स दोबारा से नहीं बनते हैं, बहुत मुश्किल होता है वो सेल्स दोबारा से बनने। ये बहुत बड़ा दिक्कत है नर्वस सिस्टम के साथ, कि नर्वस सिस्टम वाली जो बीमारियां हैं इस वजह से उनको दोबारा से सही करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब आते हैं डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो पहला डिजीज हम देखते हैं ये है ट्यूबरक्यूलोसिस, या जिसको हम टीबी भी कहते हैं। तो इसके सेंस में अगर हम देखें तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की थी कि टीबी ये जो बीमारी है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। इन्फेक्शियस डिजीज है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलता है, और ये होता है एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। और ये टीबी फैलता कैसे है, ये जैसे टीबी के पेशेंट्स आपको दिख रहे हैं, और टीबी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में हो सकता है कि टीबी फेफड़ों में हो जाए, कहीं टीबी और भी कहीं किसी बॉडी पार्ट में हो जाए। और टीबी स्प्रेड होता है बाय इनहेलिंग इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स थ्रू कफिंग, स्नीजिंग या स्पिटिंग ऑफ पेशेंट। वही चीज कि खांसी या जुकाम या छींक जब आती है इन्फेक्टेड पेशेंट को, तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अगर कोई हेल्दी आदमी के रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाए तो ट्यूबरक्यूलोसिस ऐसे फैलता है। तो एक तरीके से देखें तो एयरबॉर्न डिजीज कहा जाएगा इसे। और इस डिजीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जब आपको ये बैक्टीरिया एंटर कर गया तो कितने टाइम में वो बैक्टीरिया इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको इसके सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कुछ हफ्तों से लेके कुछ साल तक है। हो सकता है कुछ हफ्तों में ही आपको आइडिया लग जाए कि टीबी है, और क्या पता कुछ साल बाद आपको आइडिया हो कि आपको ये टीबी है। और टीबी जैसा हमने देखा कि लंग्स की टीबी हो सकती है, लिम्फ ग्लैंड्स की टीबी हो सकती है। और इसके अगर हम सिम्टम्स के सेंस में देखें तो तेज बुखार आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है, और पेशेंट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और रात में स्वेटिंग होती है, नाइट स्वेट्स, रात में खूब पसीना आता है। और बाकी और सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि टीबी हुआ कहाँ पे है आपको। तो दो खास जगहों पे टीबी होता है, एक तो लंग्स में, दूसरा लिम्फ ग्लैंड्स में। और आपको दिख ही रहा होगा जिसको टीबी होता है वो इस तरीके से बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं कि बिल्कुल पतले दुबले से और कंकाल जैसे दिखने लगता है इनका। और जिसको टीबी होता है इसका ये चीज है कि खूब खांसी आती है, और जैसे लंग्स का टीबी हो गया, फेफड़ों का, तो खांसी आती है, और बलगम जो आता है, बलगम के साथ खून भी आता है, और सीने में दर्द रहता है, सांस लेने में दिक्कत। और जिसको टीबी हो जाए उसके लंग्स में किया जाता है तो बड़े बड़े पैचेस मिलते हैं। ठीक है, तो ये रहा टीबी। एंड इसका कंट्रोल के सेंस वही है कि दवाइयां चलती हैं टीबी की, प्रॉपर इलाज है दवाइयों का, इस तरीके से पूरा कोर्स होता है। और वही चीज की हेल्दी डाइट लेना चाहिए, जो टीबी का मरीज है हेल्दी डाइट ले, स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब कम हो जाए, हाथ पैरों की सफाई, मास्क का ध्यान रखे कि वो मरीज से किसी और लोग को ना हो, परिवार में और लोग को टीबी ना हो जाए। और जो खांसते हुए लोग हैं इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, और अपने बर्तन और ये सब
चीजें बिल्कुल अलग कर देनी चाहिए जो मरीज की, चीजें बिल्कुल अलग कर देनी चाहिए जो मरीज की। और इसके साथ साथ जो टीबी का जो पूरा कोर्स है, ये बिल्कुल टाइम पे दवा लेनी चाहिए और पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। और इसका जो टीबी का कोर्स होता है करीब 3 महीने 4 महीने का होता है। तो अक्सर कई बार ऐसा लोग गलती करते हैं, लोग एक गलती करते हैं कई बार कि कुछ दिन जैसे टीबी की दवा खाते हैं और टीबी का ये सब सिम्टम्स थोड़े ठीक होने लगते हैं, तो हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते खा के उनको लगता है अब टीबी सही हो गई और दवा खानी छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं टीबी के मरीज। तो ये नहीं करना चाहिए, जितना कोर्स है टीबी का पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। बैक्टीरिया और वायरस दोनों में ज्यादा डेंजरस कौन है और बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस के सेंस में अगर बैक्टीरिया और वायरस का डिफरेंस देखें तो बेसिक तौर पे ये है कि दो अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वायरस सबसे छोटी प्रजाति है, वायरस साइज में सबसे छोटे होते हैं, बैक्टीरिया कंपैरेटिवली थोड़े बड़े होते हैं। और टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फर्क है। इन दोनों में अगर देखा जाए ज्यादा डेंजरस कौन है, तो वायरस ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के सेंस में अब जो हमने एंटीबायोटिक्स की बात करी थी अभी देखा था, तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे काम कर जाते हैं और ये एंटीबायोटिक्स हम बना सकते हैं विद द यूज ऑफ फंगस, पेनिसिलिन, ये सब चीजें, कई सारे एंटीबायोटिक्स हम बना भी चुके हैं। तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स से खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये एंटीबायोटिक्स वायरस पे काम नहीं करते हैं। तो वायरस का जो सिस्टम है काम करने का बहुत अलग है, काम करने का सिस्टम। तो वायरस के लिए दवाइयां बनाना या ऐसी चीजें बनाना जो वायरस को खत्म कर सके, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो बैक्टीरिया वायरस में वायरस कहीं ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। और हम जैसे एचआईवी वायरस की बात करें तो एचआईवी वायरस तो बिल्कुल ही मतलब एक अजीब सा केस है कि वो जब तक बॉडी के बाहर रहता है तब तक वो डेड के जैसा रहता है, कि जैसे मरी हुई चीज है, और बॉडी के अंदर आते ही वो जैसे जिंदा हो जाता है और तेजी से फैलने लगता है। तो वायरसेस बहुत दिक्कत वाली चीज है बैक्टीरिया के मुकाबले। बैक्टीरिया का तो आप एंटीबायोटिक्स बना सकते हो और एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को खत्म कर ही देंगे, वायरस का कोई ऐसा इलाज नहीं। ठीक है, तो अगली बीमारी है कॉलेरा। तो कॉलेरा के बारे में आप कई बार सुना होगा कि कॉलेरा बहुत मतलब महामारी के जैसा फैला और बहुत सारे लोग मर गए। तो कॉलेरा, पहली बात तो ये एक्यूटली इन्फेक्शियस है, यानी कि बहुत तेजी से फैलता है। और ये फैलता कैसे? गंदे पानी से, और खास तौर पे ऐसी जगहों में फैलता है जहां पे सैनिटरी फैसिलिटीज बहुत खराब हैं, यानी कि जहां पे मतलब कह लीजिए कि जो टॉयलेट्स का पानी है, जो टॉयलेट की गंदगी है, वो कहीं ना कहीं नदियों में जाके मिल रही है, नालों में जाके मिल रही है, और फिर आगे उन्हीं नदियों नालों से लोग पानी पी रहे हैं। तो इस तरीके से कॉलेरा बहुत ज्यादा फैलता है, खासतौर पे जहां पे सैनिटरी फैसिलिटीज ढंग की नहीं होती। तो कॉलेरा का ये सीन है, और कॉलेरा एक्यूटली इन्फेक्शियस है और ये फेटल होता है, यानी कि जानलेवा हो सकता है, और एपिडेमिक के फॉर्म में ये आ जाता है। एपिडेमिक यानी कि महामारी, क्योंकि गंदा पानी अब मान लीजिए 100 लोगों ने पिया तो 100 लोग को कॉलेरा हो जाएगा। तो एक बार में इतनी तेजी से फैलता है, इस वजह से एपिडेमिक का फॉर्म ले लेता है। एपिडेमिक का मतलब एक काफी महामारी, एक जब बड़ी संख्या में ये लोगों को कोई बीमारी होती है। और ये जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसका नाम है विब्रियो कॉलेरे, और मक्खियों से भी फैलता है, गंदे पानी और गंदे खाने से भी फैलता है। और जब ये पेट में चला जाता है तो इसका तरीका ये है जैसे कि हम ये खाने पानी के साथ ही जाता है, और ये जब इंटेस्टाइन्स में जाता है तो इंटेस्टाइन्स में इस तरीके से पूरा तरीके से फैल जाता है कि इसके चलते इंटेस्टाइन्स का वर्किंग पूरा बिगड़ जाता है। अगर आप इंटेस्टाइन्स का वर्किंग देखें तो इंटेस्टाइन्स ये करता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये सब करता है इंटेस्टाइन्स। तो जब कॉलेरा इतना ज्यादा फैल जाता है इंटेस्टाइन्स में, तो इंटेस्टाइन्स ये एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का। तो इसके चलते क्या होता है, जितना वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, ये सब का सब बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, निकलते जाता है बॉडी से। तो होता क्या है
सिक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, बहुत सारा पानी और सॉल्ट्स बॉडी से लूज होते जाते हैं और इसी वजह से डायरिया होता है और वाटरी डायरिया। तो राइस वाटर लाइक स्टूल्स जैसे लिखा है, बहुत पतला कह लीजिए, बहुत पतले स्टूल्स होते हैं, खूब उल्टियां आती हैं और पेशेंट के बॉडी से इतना सारा मतलब वाटर का लॉस होता है कि इसके चलते अब बॉडी में जब पानी की कमी होती है तो बॉडी हर चीज का एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। तो होता यह है कि जब इंटेस्टाइन्स वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं और पानी इतना ज्यादा निकल रहा है बॉडी से, तो हमारा ब्रेन सिग्नल करता है हमारी किडनी को कि ये जो पानी जो जा रहा है बॉडी से बाहर, तो पानी की कमी हो रही, तो आप पानी को एब्जॉर्ब करिए। और किडनी का काम ये है कि वो ब्लड में से यूरिया को एक्सट्रैक्ट करता है, यूरिया को निकाल लेता है और यूरिन के सहारे बाहर निकालता है। और किडनी वाटर रीएब्जॉर्प्शन का भी काम करती है कि ब्लड में से पानी को एब्जॉर्ब करना। तो जब बॉडी से इतना पानी का लॉस होता है और ब्रेन किडनी को सिग्नल करता है कि पानी का बहुत कमी हो रही है, तो आप पानी को रीएब्जॉर्ब करो, तो किडनी ये करने लगती है कि वो पानी इतना ज्यादा एब्जॉर्ब करती है कि यूरिया जो निकालना था उसे ब्लड से, वो यूरिया नहीं निकालती, वो पानी ही एब्जॉर्ब करती है। इसके चलते होता है ये बॉडी में यूरिया की मात्रा ज्यादा होने लगती है और यूरिया पॉइजनस होता है। तो जैसे ही यूरिया हमारे बॉडी में ज्यादा होता है वैसे ही डेथ हो जाती है। ठीक है, तो कॉलेरा इस तरीके से ये डेडली हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। तो वाटरी डायरिया, अगर इसके सिम्टम्स में देखें तो वाटरी डायरिया बिल्कुल पानी जैसा, बिल्कुल स्टूल्स होंगे आपके, नोजिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, मसल क्रैम्प्स और हर तरीके से पानी का लॉस होगा। आदमी बहुत कमजोर सा हो जाएगा, आंखें बिल्कुल मतलब श्रंक हो जाएंगी, जैसे कि मतलब सिकुड़ गई। और प्रिवेंटिंग ऑफ डायरिया, डायरिया की प्रिवेंशन का तरीका बस यही है कि आप खूब सारा पानी पीजिए एंड ओरल ORS, एक जिसको हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, कि इसमें नमक, चीनी और भी मिनरल्स मिले होते हैं ORS सोल्यूशन में। तो ORS सोल्यूशन खूब पीना चाहिए कि बॉडी से जितना पानी और मिनरल्स का लॉस हो रहा है वो रिप्लेनिश हो सके। और इसके अलावा ये चीज तो है, सैनिटरी सिस्टम का बहुत ध्यान रखना है और साफ सफाई रखनी है, साफ पानी पीना है, बॉइल्ड पानी पीना है, कि मतलब आप पानी उबाल के पीजिए कि बिल्कुल कोई भी उसमें बैक्टीरिया ना बचे। साफ पानी, साफ खाना, साफ ये सैनिटेशन सिस्टम, वैक्सीनेशन, दवाइयां एंड ORS खूब पीना है। ये है इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। और कॉलेरा का वैक्सीन भी आता है कि अगर पहले से आपको कॉलेरा का वैक्सीन लगा हो तो बेटर हो जाता है कि कॉलेरा नहीं होता। ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन था कि लूज मोशन और कॉलेरा में मतलब क्या फर्क है या क्या डिफरेंस है। तो लूज मोशन एक जनरल प्रोसेस है कि मतलब जैसे आपने कुछ खराब खा लिया तो ये बॉडी का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है एक तरीके से कि जो भी आपने गड़बड़ खाया है वो सब चीजें बॉडी को बिल्कुल खाली कर दो, एंड वो लूज मोशन का प्रोसेस अलग है। कॉलेरा में भी लूज मोशन होते हैं, लेकिन कॉलेरा फिर एक दूसरी चीज बीमारी के जैसा आ जाता है। तो ORS लेना है एंड इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हैं कई सारे, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होता है तो एंटीबायोटिक्स यहाँ पे बहुत कारगर साबित हो जाते हैं। और बाकी ये प्रिवेंशन में तो ये है ही कि बिल्कुल जो जड़ है वो जड़ को खत्म कर देना है, कि साफ गंदा पानी, गंदा खाना, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं।